प्रोफेशनल खिलाड़ी। बढ़ते आगे, हाथरस कांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करके 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। वहीं मुख्यमंत्री ने पीड़िता के पिता से भी वीडियो कॉल के जरिए बात की है और इस मामले की जानकारी लेते हुए परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के साथ ही दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बेटी के हत्यारों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से मदद की घोषणा भी की गई। हाथरस केस को लेकर सियासत अपने शबाब पर है। हर सियासी दल इसे भुनाने में लगा है। इसी कड़ी में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। हाथ में मोमबत्ती लेकर कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग। हाथरस की बेटी को न्याय दो, मंत्री तुम इस्तीफा दो। उधर सहारनपुर से हाथरस जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर पर ही पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने हंगामा करते हुए सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता इमरान मसूद, विधायक नरेश सैनी, विधायक मसूद अख्तर और नेता शशि वालिया को हाथरस जाने से रोक दिया गया। पहले से ही इमरान मसूद के घर आसपास पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की तैनाती कर दी गई थी। जैसे ही इमरान मसूद घर से निकले, उनको एसपी सिटी ने आगे जाने से मना कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में ही साथियों के साथ नजरबंद कर दिया गया। वहीं विधान भवन के सामने हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन कर दिया, लेकिन पुलिस ने यहां उनके ऊपर जमकर लाठियां बरसाई। गेट नंबर 1 पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। झड़प के दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। हाथरस में जुल्म का शिकार होने के बाद जान गंवाने वाली पीड़ित युवती के शव को मंगलवार देर रात हाथरस पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस को शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों थी? अब विरोधियों ने यूपी में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अरे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे वहाँ होगा सुबह। हाथरस की बेटी के साथ हुई बर्बरता के बाद उसकी मौत की वजह से पहले से ही यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। अब हाथरस पुलिस ने मंगलवार देर रात आनन फानन में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसके बाद हाथरस पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस ने परिवार को बेटी का शव सौंपने के बजाय खुद ही हड़बड़ी में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। अरे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे वहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो, सुबह होगा, चाहे जान चली सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया, आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया, और घर वाले भी बोलेंगे। घाट से मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस को कई बार ऐसा करने से रोका भी, लेकिन जब पुलिस अपने फैसले पर अड़ी रही तो परिवार वालों ने आखिरी बार बेटी का चेहरा दिखाने की मिन्नत की। पुलिस ने पीड़ित परिवार की हर बात को नजरअंदाज करते हुए वही किया जो पहले से तय करके पुलिस पीड़िता के गांव पहुंची थी। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। हालांकि जब प्रशासन से ये सवाल किया गया कि आखिर क्यों पीड़ित परिवार की बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए शव नहीं सौंपा गया, तो प्रशासन का कहना है कि पीड़िता के परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार करवाया गया है। हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे
जब ये लेट गए थे, महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, हाँ। एम्बुलेंस के आगे लेटी थी और इनका चेहरा देख। तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया? हमने अंतिम संस्कार करने दिया, 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। वहीं इस मामले को लेकर तमाम विरोधी दल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और यूपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे हैं। फांसी दो, फांसी दो। लेकिन इस गंभीर मामले पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पार्टी की सरकार को लेकर एक अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। यदि न्यायपालिका पे उनको विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि उनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आज हमारे देश की न्यायपालिका की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर है। रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों के लिए अपने दरवाजे खोले, तो ये हमारी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है और उसको यदि कांग्रेस के लोग दाग लगाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। बॉलीवुड फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करके 7 दिनों में रिपोर्ट तलब की है और हाथरस की पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हाथरस में हैवानियत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसके दुबे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए जांच के लिए सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है। मामले को हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग की गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और दोनों अफसरों से 4 हफ्ते में इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एनएचआरसी ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म और उसकी जीभ काटे जाने की बात सामने आई है, जबकि हाथरस प्रशासन ने दोनों ही बातों को गलत बताया है। ऐसे में डीजीपी ये बताएं कि सच क्या है। मानवाधिकार आयोग ने पीड़िता के अंतिम संस्कार करने को लेकर भी सवाल किया है और पीड़िता के परिवार को उचित सुरक्षा देने के निर्देश दिए। बढ़ते आगे, अयोध्या में 28 साल पहले हुए विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें विवादित ढांचा ढाने के सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला सुनाने के दौरान इस मामले में आरोपी रहे 32 में से 26 लोग कोर्ट में मौजूद रहे। फैसला आने के बाद सभी ने खुशी जताते हुए इसे सत्य की जीत बताया। 28 साल से चल रहे अयोध्या के बाबरी विध्वंस केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। जो तर्क हम लोगों की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से रखे गए थे, सभी तर्कों को साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अवलोकन और परिशीलन करने के बाद सम्यक विश्लेषण करने के उपरांत न्यायालय ने पाया, माननीय न्यायालय ने ये उद्घोषित किया कि सभी तर्क सही पाए गए हैं और सभी आरोपित व्यक्तियों को दोष मुक्त किया जाता है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो हुआ वो कोई षड्यंत्र या पूर्व नियोजित घटना नहीं, बल्कि वहां मौजूद कार सेवकों की भीड़ का अचानक उठाया गया कदम था। इस मामले में सीबीआई के कई साक्ष्य काम नहीं आए। कोर्ट ने साफ किया कि तस्वीरों से कोई आरोपी नहीं हो जाता। जो साक्ष्य हैं, वो सभी आरोपियों को बरी करने के लिए पर्याप्त हैं। और अगर कोई षड्यंत्र होता तो ढांचे से रामलला की मूर्तियां पहले से हटा दी जाती। जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कार सेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कार सेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। बाबरी विध्वंस पर फैसला देने से पहले
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को फैसला सुनाते वक्त अदालत में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन 32 में से सिर्फ 26 आरोपी ही कोर्ट पहुंचे, जबकि 6 लोगों ने कोर्ट में पहले ही अलग अलग कारणों से हाजिर नहीं हो पाने की जानकारी दे रखी थी। और कोर्ट ने फैसला सुनाने के साथ ही इस मामले के सभी आरोपियों ने बाइज्जत बरी होने पर कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भगवान का धन्यवाद किया। इस मामले में एक और आरोपी जिनको अदालत ने बरी किया है, गजानन दास, अदालत परिसर से बाहर निकले हैं। क्या आरोप था आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप था कि पुलिस वाले को मारने का आरोप था मेरे ऊपर, सरकारी खजाना लूटने का और बाबरी मस्जिद विध्वंस का। मैंने अदालत के सामने सकारा स्वीकार किया कि मैं तोड़ा हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि काशी और मथुरा का भी रणनीति बना करके हम वहां की तैयारियां करने जा रहे हैं। हमने मस्जिद को नहीं तोड़वाया, हमने वहां मस्जिद नाम की कोई चीज देखा ही नहीं। हमने वहाँ केवल मंदिर देखा है और मंदिर में रामलला विराजमान थे, इसलिए मंदिर के खंडहर को तोड़वाने का हमको गर्व है। यदि मंदिर के खंडहर के तोड़वाने के आरोप पे हमको फांसी होती है या आजीवन कारावास होता है तो मैं सहर्ष इसके लिए तैयार हूँ। 28 साल पुराने इस मामले में कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अलावा भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, जिनमें से 17 आरोपियों का पहले ही निधन हो चुका था। लेकिन बचे 32 आरोपियों के लिए कोर्ट का फैसला उनके भविष्य के लिए बड़ी राहत लेकर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से विवादित ईदगाह को हटाने के लिए दायर की गई याचिका को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का निपटारा 1968 में ही हो चुका है, इसलिए अब इस मामले में याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्म स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में वादी पक्ष के विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए 1968 में हुए समझौते को गलत बताया था। इस मामले में ईदगाह ट्रस्ट ने भी कोर्ट में अपने तर्क दिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की शाम तक के लिए टाल दिया था। शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उधर रायबरेली में उर्दू शिक्षकों की संविदा बहाली नहीं होने पर शिक्षिकाओं ने बीएसए कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शिक्षिकाओं का कहना है कि 8 सितंबर को ही संविदा खत्म हो गई थी, तब से केवल आश्वासन मिल रहा है लेकिन बहाली नहीं मिल रही है। इन सभी शिक्षिकाओं की तैनाती कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में थी। उधर कानपुर में पुलिस ने भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। भूमाफिया ने यहां पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन पर ही कब्जा कर लिया था और प्लांटिंग भी कर ली थी। गंगा बैराज के पास कटरी शंकरपुर सराय में 2.458 हेक्टेयर जमीन कानपुर पुलिस की शूटिंग रेंज के नाम दर्ज है। यहां पर फायरिंग रेंज बनाया जाना था, लेकिन इससे पहले भूमाफिया की नजर इस पर पड़ गई और उन्होंने उस जमीन पर प्लांटिंग कर ली। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो डीआईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने रिपोर्ट मांगी और जांच पड़ताल करने के बाद भूमाफिया के गोरख धंधे का राज खुला। पुलिस ने अब 5 भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। मेरे संज्ञान में जैसे ही आया कि वहाँ पे किसी ने प्लॉटिंग की हुई है तो उसको ध्वस्त किया गया वहाँ, और जो भी उसमें संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ, जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, उनकी गिरफ्तारी भी होगी। और अगर और भी किसी विभाग की ज़मीन उन्होंने वहाँ कब्जाई हुई है तो वो बाकी विभागों से संपर्क किया जा रहा है। अगर बाकी विभाग कोई कंप्लेंट करते हैं तो आगे भी अगर इंक्रोचमेंट एक्टिविटी वहाँ से हटाने की आवश्यकता तो वो भी हटाई जाएगी। गाजियाबाद के प्रतिष्ठित बीकानेर स्वीट्स पर फूड सप्लाई विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़े पैमाने पर मिलावटी मिठाई को जब्त किया है। वाकया गाजियाबाद के थाना कविनगर के पौष इलाके का है। ग्राहक की शिकायत पर छापेमारी की गई और सैंपल लिया गया।
उधर आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 mm पिस्टल, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद की गई है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।